जय हिंद दोस्तों। भाषा आईएएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको सब्जेक्ट एनालिसिस बताया था। जैसे मोस्ट ऑफ दी सिलेबस को मैं यूनिवर्स के बारे में बताया था, क्योंकि मैं यूनिवर्स को ही स्टार्ट करूंगा पढ़ाना सबसे पहले। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने इस यूनिवर्स वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है यूनि और दूसरा है वर्ड्स। ओके। और ये यूनि जो है लैटिन वर्ड यूनस से बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है वन या सिंगल। ओके, वन या सिंगल। और यहाँ वर्ड्स जो है लैटिन वर्ड वर्टियर से बना हुआ है, इसका मीनिंग होता है टू टर्न टू मूव। ओके, कोई चीज़ जो मूव करती है एक सिंगल सिस्टम में, तो इसी को मिला करके इसको यूनिवर्स बनाया गया है। ओके, अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में यूनिवर्स इज अ मूविंग सिस्टम। यूनिवर्स क्या है? एक मूविंग सिस्टम है ना, सिंगल मूविंग सिस्टम है। इंक्लूडिंग स्टार्स है, इसमें प्लैनेट्स हैं एंड गैलेक्सीज हैं और स्पेस इटसेल्फ। ओके, ये चीज़ें हैं। अगर आप डेफिनेशन इसमें देना चाहें तो यूनिवर्स इज ऑल एग्जिस्टिंग मैटर एंड स्पेस। अगर आप देखें तो यूनिवर्स क्या है? जो भी मैटर है ना एग्जिस्ट करता है, और स्पेस के अंदर जो एक स्पेस के अंदर मैटर एग्जिस्ट करता है, वेदर इट इज़ फिजिकल और नॉन फिजिकल। फिजिकल में जैसे एटॉमिक है, और नॉन फिजिकल जैसे ग्रेविटेशन है, फोटॉन्स है, लाइट है, ये नॉन फिजिकल है। तो ये सारे क्या हैं? ये यूनिवर्स के पार्ट हैं। अब हम चलते हैं एस्ट्रोनॉमी को डिस्कस करते हैं। एस्ट्रोनॉमी क्या है? ये हालांकि एक साइंस है, अभी आगे हम ये डेफिनेशन दिए हुए हैं आपको बताएंगे। ये दो पार्ट में अगर हम डिवाइड करें इसका, एक पार्ट होता है एस्ट्रो, दूसरा होता है नॉमी। ओके, ये ग्रीक वर्ड एस्ट्रोन से बना हुआ है, ये ग्रीक वर्ड नोमोस से बना हुआ है, जिसका मीनिंग यहाँ पे एस्ट्रोन का मीनिंग होता है स्टार या सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडी में कैसे क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे गैलेक्सीज हो गई, स्टार्स हो गए, और भी चीज़ें, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, राइट। यहाँ पे नोमोस अगर आप देखते हैं तो मीनिंग अरेंजमेंट, लॉज, ऑर्डर, सिस्टम ऑफ रूल्स। ये क्या होता है? नॉमोस का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक ढंग से, अगर हम चीज़ों को यहाँ पे स्टार को पढ़ें, स्टार को समझें, दैट इज यहाँ पे आप कह सकते हो अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स, लॉज ऑफ स्टार्स, ऑर्डर ऑफ स्टार्स, सिस्टम ऑफ रूल्स, यू कैन से नॉमोस को। अब यहाँ पे हम डेफिनेशन अगर दें तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी बियॉन्ड ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ के बाहर पड़ता है। अर्थ पे तो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं अर्थ के बारे में, तो हम क्या करते हैं इसके बाहर, अर्थ के बाहर जब हम पढ़ते हैं तो वो एस्ट्रोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं, राइट। जब हम ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू करेंगे तो एस्ट्रोनॉमी से ही आपको ज्योग्राफी अर्थ पर ले चलेंगे, तो ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। फिर यहाँ पे समझते हैं इंक्लूडिंग क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, इसके अंडर में। जैसे हम क्या क्या पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी में? ओरिजिन, इस यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, मोशन कैसे स्टार्ट हुआ, कंपोजिशन क्या क्या है, किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, कैसे स्ट्रक्चर है इसका। फिर एंड इवोल्यूशन ऑफ दी सेलेस्टियल बॉडीज, क्या इवोल्यूशन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें फ्रेंड हम देखेंगे, राइट। अब ये समझें कि हमने ये यूनिवर्स और एस्ट्रोनॉमी दोनों अलग अलग टॉपिक नहीं है। ये हम यूनिवर्स एक कह सकते हो फिजिकल, या फिर से फ्रेम है, एक फ्रेम है। इस फ्रेम को जिसके अंडर में हम पढ़ते हैं एक साइंस जिसका नाम एस्ट्रोनॉमी है। तो एस्ट्रोनॉमी एक साइंस है जो यूनिवर्स की पढ़ाई करता है, यूनिवर्स के बारे में बताता है, सारे स्टार के बारे में बताता है, गैलेक्सी सारी चीज पर पढ़ाई करता है, वो एस्ट्रोनॉमी। ओके फ्रेंड, हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। इसमें मैं आपको यूनिवर्स के बारे में डिस्कस करूंगा, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आपको आपके अंदर जनरेट करना चाहूँगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं कि ये क्या है, कैसे है, कहाँ से आई, हर एक चीज़ें जानने की कोशिश करने लगते हैं। तो ऐसे ही जब कभी हम रात में खुले आसमान में सोते हैं, लेटते हैं, तो आसमान में देखते हैं तो बहुत सारे टिमटिमाते हुए तारे आपको दिख जाएंगे, मून दिख जाएंगे, और भी चीज़ें, तारे टूटते हुए दिख जाएंगे। तो हमारे मन में ये क्यूरियोसिटी आई कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे ये चमक रहे हैं। ओके फ्रेंड, तो हमने क्या किया, कुछ हमारे अंदर क्वेश्चन उठे, जैसे कि वेयर डिड द यूनिवर्स कम फ्रॉम, यूनिवर्स कहाँ से आया, हु क्रिएटेड इट, किसने इसको बनाया, व्हाट इज इट्स नेचर,
एंड पर्पज। इसका नेचर क्या है और ये क्यों बनाया गया, क्या पर्पज है जिससे ये बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो हम कुछ समझेंगे फिलोसफीज के बारे में समझेंगे। जैसे हमने दो फिलोसफीज को देखा है, ग्रीक ग्रीक फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी। तो यहाँ पे ग्रीक फिलोसफी हम पढ़ेंगे। तो ये जो ग्रीक फिलोसफी है जिसमें लोग रीजनिंग और लॉजिकल बेसिस पर ऑब्जर्वेशन करते थे। यानी वो जब ऑब्जर्वेशन करते थे तो चीज़ों को देखने के बाद बोलते थे व्हाट, वाई एंड हाउ, क्या, क्यों, कैसे। अगर ये चीज़ है तो वो क्या है, क्यों है और कैसे ये एग्जिस्टेंस में आई। राइट फ्रेंड, फिर इनका बिलीव क्या था, एवरीथिंग, इन्होंने बिलीव किया कि एवरीथिंग मस्ट हैव अ नेचुरल कॉज। उन्होंने बोला कि सारी चीज़ें अवश्य ही किसी कारण से बन रही हैं। ओके फ्रेंड, फिर इन्होंने बोला कि नॉट ओनली अ डिवाइन वन, ये केवल ईश्वर के कारण या गॉड के कारण नहीं बनी हुई है, इसके पीछे कुछ कुछ कारण है। इनके कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे एक क्वेश्चन इनका है, व्हाट इज यूनिवर्स मेड ऑफ, यूनिवर्स कैसे बना हुआ है, एंड हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे चीज़ें इसमें अकर कर रही हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये क्या है, ये कैसे है, कैसे बना हुआ है। तो इनका अप्रोच क्या था, सोचने का अप्रोच क्या था, इनका थॉट प्रोसेस क्या था। ये रैशनल सोचते थे, क्योंकि रैशनल में कि क्या होता है फ्रेंड, जब भी हम कोई भी चीज़ को मानते हैं विथ लॉजिकल, विथ रीजनेबल, जब जब हमारी रीजनिंग कंप्लीट हो जाती है, हमारे लॉजिक सही हो जाते हैं, तब हम उस चीज़ को मान लेते हैं। तो ये आती है रैशनल हो जाती है। ओके, फिर ये साइंटिफिक इन नेचर, जो इनका सोचने का तरीका था, इनका अप्रोच था, वो साइंटिफिक इन नेचर था। ये प्रूव कर सकते थे, प्रूव के बेसिस पे सारी चीज़ें बात करते थे। फिर यहाँ पे देखोगे फ्रेंड, इनकी जो थॉट थी पहले मिथोलॉजिकल थी, फिर मिथोलॉजिकल से इन्होंने साइंटिफिक अप्रोच अपनाया, साइंटिफिक की ओर इनका जो थॉट प्रोसेस था वो ग्रो हुआ। ओके फ्रेंड, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक थियरी से हीलियोसेंट्रिक थियरी। जियोसेंट्रिक थियरी का जो पर वो मेन आइडियोलॉजी है, मेन कोर आइडिया है, वो ये है कि अर्थ जो था, पृथ्वी जो थी, वो पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में थी। ओके, जो अर्थ थी, अर्थ वॉज एट द सेंटर अराउंड द होल यूनिवर्स। ओके फ्रेंड, फिर यहाँ पे नेक्स्ट थियरी आई हेलियोसेंट्रिक, जो कि आज के सिचुएशन से मैच करती है। तो हम कह सकते हैं ये साइंटिफिक है, ये रीजनेबल है, जिसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, यानी एक्सेप्टेबल है। ओके, नेक्स्ट थियरी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थियरी। ओके फ्रेंड, ये मैं आपको प्रयास कर रहा था कि ग्रीक फिलॉसफी, ग्रीक जो फिलोसफर थे वो क्या सोचते थे, किस तरह से यूनिवर्स की इनके अंदर कल्पनाएं थी, इमेजिनेशन। अब चलते हैं इंडियन फिलोसफर के बारे में बात करते हैं। ये इंडियन फिलोसफर या इंडियन फिलोसफी कह सकते हैं, ये बात करते हैं इटर्नल कॉन्शियसनेस के बारे में। ये बोलते हैं कि जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, इसका ना तो कोई शुरुआत है ना ही कोई अंत है। देयर इज नो बिगनिंग एंड देयर इज नो एंड ऑफ दिस यूनिवर्स। ओके, एंड या फिर कॉस्मिक ऑर्डर भी कह सकते हो। कहते थे कि ये पहले से ही विद्यमान है, पहले से ही यहाँ पे है, इनहेरेंट स्ट्रक्चर है, ये पहले से ही रेडीमेड, यू कैन से, पहले से ही है, ये कहीं से आया नहीं है, ये पहले से ही था, इनहेरेंट स्ट्रक्चर है ये। ओके फ्रेंड, फिर इनका बिलीफ सिस्टम क्या था, क्या ये बिलीव करते थे, किस तरह की इनकी थॉट प्रोसेस फ्रेमिंग थी, कैसे ये थॉट, इनका विचार करने का जो तरीका था वो किस तरह से, किस बेसिस पे सोचते थे, ये हम बात करते हैं। ये बोलते हैं यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड साइक्लिक, बोलते हैं कि यूनिवर्स जो है एक बार शुरू होता है और फिर शुरू होने के बाद फिर आकर के नष्ट होता है, फिर नष्ट होने के बाद फिर से शुरू होता है, यानी साइकिल चलती रहती है। यानी क्रिएट हुआ और फिर मेंटेन रहा, कुछ दिन तक बना रहा, राइट, फिर डिसॉल्व हो गया, फिर से क्या हुआ, खत्म हो गया। यही रिपीटेडली प्रोसेस चलता रहता है। ओके फ्रेंड, फिर इनका जो मेन क्वेश्चन था, ये किस बेसिस पे क्वेश्चन इन्होंने फॉर्म किया था, या इनका ब्रेन जो था वो किस बेसिस पे वर्क कर रहा था।
इन्होंने बोला व्हाई डज यूनिवर्स एग्जिस्ट। इन्होंने बोला कि यूनिवर्स यूनिवर्स एग्जिस्ट ही क्यों करता है। ओके फ्रेंड, कि यूनिवर्स एग्जिस्ट ही क्यों करता है। ओके, तो और बताया कि इट्स व्हाट इज इट्स अल्टीमेट ट्रुथ। इसका एक मुख्य सच्चाई क्या है, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है। इसके बेसिस पे उन्होंने बात की, अल्टीमेट ट्रुथ की बात की, सच्चाई की बात की कि एक्चुअल में सच क्या है, ये ढूंढने की बात की। तो इनका अप्रोच क्या था, स्पिरिचुअल था एंड इंट्रोस्पेक्टिव था, लुकिंग इनवर्ड। ये मानते हैं कि हम सत्यता को, यानी ये जो यूनिवर्स हमें दिख रहा है ये एक्चुअल में सच नहीं है ना, ये स्पिरिचुअलिटी में बात करते हैं। ओके फ्रेंड, जैसे हम लोग ज़्यादातर धर्म के बारे में बात करते हैं, हम खुद के बारे में रियलाइज़ करें, ये ऐसा मानते हैं कि हम खुद के बारे में रियलाइज़ करें, खुद को समझें, हमारे इनर कॉन्शियस को जानें, अपने अंदर की चीज़ों को जानें, और इसीलिए ये मेडिटेशन करते थे। इसीलिए हम देखें तो कहीं न कहीं यहीं से योगा भी इन्फ्लुएंस हुआ है। ओके फ्रेंड, फिर हम चलते हैं कुछ हमारे पास, यहाँ से मैंने कुछ ट्राई किया है आप लोगों को प्रूव के लिए। जैसे आप वेदास में देखेंगे तो कुछ चीज़ें यूनिवर्स के बारे में बताई गई हैं, उपनिषद के बारे में कुछ ये बताई गई हैं, और हमने सामाख्या फिलॉसफी के बारे में, तो ये सामाख्या फिलॉसफी बताता है ब्राह्मण, यानी कि यूनिवर्स जो है वो ऑरिजिनेट हुआ है ब्राह्मण से, यानी ब्रह्मा से, यूनिवर्सल सोल, जो कि एक और सिंगल एक ही एक आत्मा है, यानी कि एक ही सोल है, आत्मा नहीं कह सकते यहाँ पे। सोल, यूनिवर्सल सोल समझ सकते हैं कि जो पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही सोल है। ओके, और इसे या फिर हम कहें प्रकृत, प्रकृत यानी प्रीमॉर्डियल नेचर, जो कि ऐसा नेचर है जो पहले से ही विद्यमान था, ऐसा भी इन्होंने बताया। ओके फ्रेंड, आगे हम आपको बताएंगे यहाँ से जो थियरीज मैंने यहाँ जो जियोसेंट्रिक बताई है, हेलियोसेंट्रिक बताई है, ये कैसे थियरीज हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड, ओके फ्रेंड, हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं, जिसमें मैं आपको कुछ अर्लियर थियरीज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स बताऊंगा। जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको फिलॉसफी के बारे में बताया कि किस तरह से लोगों ने शुरुआत की यूनिवर्स के बारे में सोचना, और फिर धीरे धीरे किस तरह से थियरीज इवॉल्व हुई। यहाँ पे जैसे कि हम इवोल्यूशन के ट्रेंड में अगर जाएं, ड्यूरेशन में जाएं, जिस तरह से इवोल्यूशन के बारे में बताया लोगों ने, जो समझा वो चीज़ें शो की। तो पहली थियरी देखा गया तो जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस, या इसे पॉस्टुलेट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मान्यताएं ही लोगों ने देखा, ऑब्जर्व किया और उसे मान लिया, राइट। इसका टाइम जो है वो एंशियंट टू 16th सेंचुरी, ये जो थियरी थी ये 16th सेंचुरी तक मानी जा रही थी। उसके बाद इसको कौन प्रोपाउंड किया, एरिस्टोटल एंड टॉलमी। एरिस्टोटल ने इसकी इमेजिनेशन दी, बताया कि ऐसा ही है, और टॉलमी ने इसे मैथमेटिकल फ्रेम में शो करने शो करने का प्रयास किया, और बहुत सी थियरी इसके बेसिस पे देना चाहा। ओके, दिया गया। फिर एविडेंस, एविडेंस क्या है इस थियरी का, इस थियरी को प्रूव किया गया, प्रूव करने का एविडेंस, नीकेड आइज, नीकेड आइज सॉरी नीकेड आइज ऑब्जर्वेशन, खुली आंखों से हमने जो देखा उसे ही समझ लिया, राइट। तो हमने देखा कि स्टार्स एंड सन अपीयर टू मूव अराउंड दी अर्थ, यानी कि स्टार और सन सारे के सारे अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं। जैसे कि हम अगर लेटे हों, या समझें ऐसे सिंपल से, सुबह हम उठें तो देखते हैं कि सन पूरब में निकलता है और पश्चिम में जाकर के छुप जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि सन ही हमारे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो कोई भी व्यक्ति जो ऑब्जर्व करेगा ऐसा ही सोचेगा कि हो सकता है कि अर्थ जो हो ये फिक्स हो, एक जगह पे हो, क्योंकि अर्थ घूमते हुए समझ में आती नहीं है कि अर्थ घूम रही है, अर्थ खुद घूम रही है, ऐसा कोई तो मूवमेंट दिखता नहीं है। तो ऐसा उन्होंने माना कि अर्थ जो है स्टेबल है, और सन उसके चारों तरफ घूम रहा है, और ऐसे ही सारे स्टार भी उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। फिर इस थियरी को अगर देखें तो सपोर्ट करने के लिए, जैसे कहाँ से सपोर्ट मिलता है इस थियरी को, तो ये ग्रीक फिलॉसफी, यानी जो ग्रीक फिलॉसफी है वहाँ से, और चर्च बिलीफ,
चर्च जो है इनके ऊपर बिलीव करते हैं कि जो इन्होंने दिया है वो सही है। ओके, फिर इसके लिमिटेशन क्या है, क्या चीज़ें ये नहीं बता पाई। अर्थ सेंटर्ड मॉडल कॉन्ट्राडिक्टेड लेटर ऑब्जर्वेशनल डेटा, जो बाद में डेटा ऑब्जर्व किए गए उस डेटा से जो जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस थी वो मैच नहीं किया जब डेटा को, तो इस थियरी को रिजेक्ट कर दिया गया। एक न्यू थियरी आई, मैंने बताया इवोल्यूशन हो रहा है, तो इवोल्यूशन हो रहा है तो नेक्स्ट थियरी आई। इस नेक्स्ट थियरी में अगर आप देखें नेक्स्ट थियरी तो हिलियोसेंट्रिक थियरी है। ये टाइम क्या है, 16th सेंचुरी। प्रोपाउंडेड निकोलस कॉपरनिकस 1543 AD, सपोर्टेड बाय गैलीलियो केपलर न्यूटन। इसको गैलीलियो केपलर और न्यूटन ने सपोर्ट किया। कैसे सपोर्ट किया? गैलीलियो ने एक टेलीस्कोप बनाया जिससे ऑब्जर्व किया जुपिटर के मून्स के बारे में, ठीक है। फिर केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, एलिप्टिकल ऑर्बिट बताया कि जो जितने भी मीन्स अगर आप इसको सन मान लो, सॉरी इसको सन मान लो और कोई इस तरह से एक प्लैनेट मूव कर रहा है तो इसका जो ऑर्बिट होगा, ऑर्बिट वो ऑर्बिटल होगा, ठीक है ना, ऑर्बिटल होगा, राइट। सॉरी ऑर्बिटल होगा, एलिप्टिकल होगा, राइट, एलिप्टिकल होगा। ओके, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो बताता है हीलियोसेंट्रिक स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है, यानी कि हीलियोसेंट्रिक थियरी को स्टेबिलिटी देता है कि हाँ ये थियरी सही है। फिर अब आप देखें तो ये जो थियरी है कैसे हेल्प करती है एक नए कहें तो इसका जो स्टेज है डेवलपमेंट का वो एक नए स्टेज पर ले जाती है, नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। जैसे रिप्लेस्ड मिस्टिकल मोड्स, जो पहले लोग ऑब्जर्व करके देख करके मिथ फैला रहे थे, जिन्होंने जो ऑब्जर्व कर लिया वही बता दिया, तो उससे अब लोग फिजिकल लॉज पर, यानी क्योंकि हमारे पास एक्सपेरिमेंट के लिए टूल्स आ गए, जैसे कि आपने टूल्स देखा कि टेलीस्कोप जिससे हम ऑब्जर्व कर सकते थे चीज़ों को, बढ़िया से देख सकते थे, ठीक है, जो कि नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं। फिर ये इसने इस थियरी ने फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, जो आज के टाइम हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, जैसे कि हम अ, आगे बिग बैंग थियरी पढ़ेंगे। बिग बैंग थियरी में हम लोग जानेंगे किस तरह से पूरा यूनिवर्स इवॉल्व होता है, सारी चीज़ें वन बाय वन टाइम के साथ इवोल्यूशन, सारी चीज़ें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके फ्रेंड, तो अगर आप यहाँ से देखें तो स्टडी स्टार्टेड बियॉन्ड ऑफ इट, तो जो स्टडी थी, अब स्टडी जो हम लोग हैं, यानी कि हम लोग मतलब कहने का मेरा मतलब है ये कि जो साइंटिस्ट उस समय के थे, जो एस्ट्रोलॉजर उस समय के थे, जो फिलोसफर थे उस समय के, उनको एक आइडिया मिला कि अब हम जो है इस सन से भी सर्च करें, मतलब डिस्कवरी करें कि क्या ऐसा तो नहीं कि जो हम इसको मानते हैं क्या ये सही है या गलत है। तो इन्होंने, इनके अंदर क्यूरियोसिटी आई और इन्होंने डिस्कवरी, इन्वेंशन, इन्वेंशन के साथ साथ डिस्कवरी करना शुरू किया। इन्वेंशन मतलब ये है न्यू न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज करने की के लिए ट्राई किया। उसके लिए कुछ इनोवेशन चाहिए होता है, तो उन्होंने प्रैक्टिकल लैब लैब में, है ना, लैब में इन्होंने सारा चीज़ किया। फिर आगे देखेंगे लिमिटेशंस वगैरह हम देखें। नॉट एक्सप्लेन यूनिवर्स ओरिजिन, इसने यूनिवर्स ओरिजिन को एक्सप्लेन ये नहीं कर पाई कि यूनिवर्स कहाँ से शुरू होता है, ये थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फिर हम आते हैं अज्यूम्ड यूनिवर्स एज इनफाइनाइट स्टैटिक एंड स्टैटिक, तो इस थियरी ने भी माना कि ये जो यूनिवर्स है ये इनफाइनाइट है, अनंत है और स्टैटिक है, ना ही ये ख़त्म होता है और ना ही शुरू होता है। देयर इज नो एंड एंड स्टार्ट, बिगिनिंग यू कैन से। तो अभी देखें यहाँ पे ये अपना सन है जिसके बारे में हम समझेंगे। तो अभी आप जान रहे हैं कि ये सन सेंटर पे है, बाकी सारे जो प्लैनेट आप देखेंगे, बाकी स्टार्स वगैरह जो आप देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टार करके ऐसे जो भी देखेंगे, इस तरह से इसके चारों तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, चारों तरफ स्टार्स वगैरह मूवमेंट कर रहे हैं। तो इस थियरी में ये चीज़ें हमने अभी तक समझा।
और मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस आप लोगों से किया था कि मैं सारी चीज़ों को लिंक से पढ़ाऊँगा। मैंने आप लोगों को बताया, यूनिवर्स की डेफिनेशन बताई, एस्ट्रोनॉमी बताई। उसके बाद मैंने आपको फ़िलॉसफ़ी कि लोग किस तरह से एंशिएंट के टाइम में लोग सोचते थे, किस तरह से उन्होंने इस थियरी को इवॉल्व करने के लिए वन बाय वन अपनी थॉट प्रोसेस को डेवलप किया, उसमें इम्प्रूवमेंट किया। जैसे मैंने और भी चीज़ें बताई थी कि जैसे हम स्टोरीज़ सुनते हैं, तो उसमें कुछ नया जोड़ देते हैं, कुछ अपने आप से ऑब्ज़र्व करके कर दिया। इस तरह से उन्होंने बनाना शुरू किया। फिर हमने बताया कि अर्लियर थियरीज़ ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स किस तरह से आई, जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस, हेलियोसेंट्रिक थियरी। तो इसमें मैंने बताया कि अभी जियोसेंट्रिक में किस तरह से अर्थ को सेंटर माना गया। दूसरे में अगर आप देखें तो सन को सेंटर माना गया। अब तीसरी जो थियरी हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे बिग बैंग थियरी, और उसमें हम पूरे डिटेल स्टडी करेंगे फ्रेंड। समझेंगे चीज़ों को किस तरह से, क्योंकि अब जो हम इमेजिनेशन के बेसिस पे नहीं, अब हम एविडेंस के बेसिस पे, प्रॉपर एविडेंस के बेसिस पे चीज़ों को समझेंगे और चीज़ों को इवॉल्व हुए होते देखेंगे। थैंक यू सो मच, and like my video please, and subscribe my channel and share it, okay friend, or thank you so much.